माता की जय। रोहतक की ड्यूटी हम सबकी ड्यूटी, रोहतक की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी। नमस्कार, मैं एनसीसी अफसर सतीश भारद्वाज। वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ हम फर्स्ट हरियाणा एनसीसी बटालियन के अंदर कार्यरत हैं और हमें बड़ा गर्व और गर्व की अनुभूति होती है कि हम देश की सेना के बाद सबसे बड़े संगठन के हम जो हैं अफसर्स हैं। और आज हमने गुरु रविदास महाराज जी की पावन जयंती के अवसर पर रोहतक को स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक जागरूक रैली हमने आयोजित की है, जिसके अंदर मेरे साथ मेरे सीटीओ साथी जो हैं नवीन पंघाल जी हैं और दूसरे मेरे साथी निशांत पांचाल जी आज के इस मार्च की रैली के अंदर हमारे नेतृत्व में ये रैली जो है आज रोहतक के विभिन्न चौराहों से होती हुई लोगों को जागरूक करते हुए अपने समापन स्थल पर विधिवत रूप से पहुंचेंगी, जिसके अंदर हमारी एनसीसी कैडेट्स गर्ल्स कैडेट्स भी हैं और एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स के साथ साथ एनसीसी के बॉयज़ भी हमारे साथ हैं। और उत्तर रेलवे के तत्वाधान में आज हमारे इन बच्चों का यहाँ पर ईश्वर जी की पूरी टीम के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई किया, इनका मान सम्मान किया है। हम और आप वेलफेयर सोसाइटी ने भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर सहयोग करते हुए हमारे बच्चों की आज हौसला अफजाई की है। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी से यही अपील करता हूं कि आपने जीवन में स्वच्छता को अपनाना है और रोग को दूर भगाना है। इसी मूल मंत्र के साथ हमारा रोहतक आगे बढ़ेगा। रोहतक की ब्यूटी है और हम सब की ड्यूटी है, यही हमारा नारा है। इसी के ऊपर आज हम ये रैली आयोजित करते हुए अपने समापन स्थल पर पहुंच रहे हैं, रोहतक के आम जनसाधारण को जागरूक करते हुए। जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई आनंद सिंह डांगी जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई आनंद सिंह डांगी की, भाई बलराम डांगी की, भाई आनंद सिंह डांगी जिंदाबाद, भाई बलराम डांगी जिंदाबाद। भाई मैं मारा गलत नहीं होती, इसलिए आपसे निवेदन है भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई आनंद सिंह डांगी की, भाई आनंद सिंह डांगी की, भाई बलराम डांगी की। कुर्सी मंगवा ले ना। निवेदन है आपसे स्टेज पर कुर्सी कम है, इसलिए आपसे निवेदन है भाई साहब आप सामने बैठने की चर्चा करें। भाई आप सभी से निवेदन है, आप सामने बैठे, सामने कुर्सी भी लगी है, स्टेज पे कुर्सी कम है, इसलिए आपसे निवेदन है आप सामने बैठने की चर्चा करें। भाई आप सभी से निवेदन है आप अपना स्थान लें और स्टेज को भी है। अब मैं एक गीत हमारे बहादुर विधायक के बारे में सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनियो। ये बहुत पुराना और इतिहास पूरे हरियाणा प्रदेश के विकास तरक्की के लिए, उन्नति के लिए जिस ढंग से मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, देखो हमें थोड़ा सा शक होता था जिस वक्त दीपेंद्र पहली बार हमारे बीच में आए और राजनीति में पदार्पण किया। हम सब ये सोचते थे कि भाई दीपेंद्र अभी शायद इस बात को ठीक ढंग से ना निभा सके, क्योंकि यहाँ का रहन सहन भी दूसरा, पढ़ाई लिखाई भी सारी विदेशों की, और फिर एकदम से यहाँ पर आकर के जो आप सबके आशीर्वाद से जो जिम्मेदारी दीपेंद्र के कंधों पर डाली,
जो ग्रुप इंडिया को खींचे जाया था ना सारा सबके में, उस ढंग से इस नौजवान ने कभी जुआ पीछे नहीं होने दी। इतनी मेहनत, इतनी लगन, सुबह उठ करके चल देना, रात को पता नहीं किस टाइम घर पहुंचना, और अगले दिन फिर उठ कर मैंने भी छुट्टी मनाता हफ्ते में 2 दिन। लेकिन इस नौजवान ने 365 दिन लगातार कार्य करके इस इलाके की शान बढ़ाई है। आज हमारे बीच में आप सबके भाई साथी आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबकी तरफ से इनके लिए शुभकामनाएं भी करता हूं, और बड़ा होने के नाते से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में और भी ज्यादा मजबूती के साथ इस प्रदेश और इलाके की सेवा निरंतर करते रहे, और हम सब मिलजुल करके हर तरह से कोई छोटी मोटी आपस की बात होती है उनको बुला करके, उनको छोड़ करके एक मन और एक आत्मा से अपना भाई अपना बेटा मान करके हर प्रकार से आशीर्वाद देकर इनको हर तरह से आगे बढ़ने की। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि भाई लठ ठालो, यही कहा था ना, लठ ठालो, बोले किसानों पे लठ ठालो, और अगर जो है जेल चले गए तो लीडर बन के बाहर निकलोगे। किस तरह का मॉडल है ये हरियाणा मॉडल? फिर लठ ठालो, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हो, और यहाँ के एक सांसद ये कह रहे हो मेरा नाम लेके, वो भी आपने सुना होगा, मेरा नाम लेके कह रहे हो कि भाई जो है आंख निकाल देंगे, ये कह रहे थे। मैं तुझे बड़ा दुर्भाग्य हो, खैर वो डॉक्टर तो दांत काटने के हैं, आंख काटे थे भाई, मगर वो उनकी मर्जी है, ऐसी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान अत्याचार में भी इस आंदोलन में 700 शव वापिस आए देश में। अगर किसान अत्याचार में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, आज लूट खसूट हरियाणा के अंदर इस तरीके से अवैध खनन से लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ में हर हफ्ता हर महीना कोई ना कोई, ठीक बात है ना, कोई ना कोई खान ढहती है, अवैध खनन, किसी की जान जाती है, जान की भी परवाह नहीं। अवैध खनन से लेकर, खनन माफिया से लेकर शराब माफिया तक, और शराब माफिया तो इस सरकार पे इतना काबिज हो गया कि भाई कोरोना में भी नहीं छोड़ा। गलत तो नहीं कह रहा? कोरोना में भी ऐसी लूट खसूट, 6 बजे के बाद कोई रेडी वाला अपनी रेडी में दिख जाए तो उसका चालान, लेकिन शराब के ठेके खोलने की रात को अनलिमिटेड छूट, और उसके बाद उम्र भी घटा दी। रोजगार दे नहीं पा रहे भाई, जो है ना, रोजगार तो दे नहीं पा रहे। लेकिन और जब भारत सरकार ने लिख दिया कि पूरा देश बंद हो गया, पूरे देश के ठेके बंद हो गए, हरियाणा के ठेके बंद क्यों नहीं हो रहे? तो ठेके तो बंद कर दिए, लेकिन घर घर शराब पहुंचाने के लिए शराब के कारखाने हरियाणा के बंद नहीं हुए, और उन कारखाने की चाबी उन्हीं के पास थी जिनका चाबी निशान चुनाव के अंदर। 8 साल से एक कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगा नहीं, निवेश हुआ नहीं, और निवेश और नए प्रोजेक्ट की बात तो दूर की बात है। जो मेहनत से हमने प्रोजेक्ट मंजूर कराए थे, एक एक प्रोजेक्ट उठ के जाते रहे हरियाणा से, मगर दुख की बात ये कोई बोलने भी नहीं खड़ा हुआ हरियाणा की तरफ से। बीजेपी के इस पार्टी में, सत्ता दल में किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट, हरियाणा की अगली पीढ़ी को नुकसान होगा। रेल को किसान आंदोलन में पहली लाठीचार्ज कहीं हुई तो पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर हुई, और आखिरी लाठीचार्ज भी किसान आंदोलन में कहीं हुई तो करनाल में, वो आपको याद होगा वो दृश्य, बस्तारा टोल पे जो एक अधिकारी कह रहे थे कोई सर फूटे बिना, ये कह रहे थे, एक अधिकारी उनकी प्रमोशन कर दी गई। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि भाई लठ ठालो, यही कहा था ना, लठ ठालो, बोले
किसानों पे लड़ उठा लो और अगर जो है जेल चले गए तो लीडर बन के बाहर निकलोगे। किस तरह का मॉडल है ये हरियाणा मॉडल? फिर अलर्ट उठा लो और मुख्यमंत्री ये कह रहे हो और यहाँ के एक सांसद ये कह रहे हो मेरा नाम लेके, वो भी आपने सुना होगा, मेरा नाम लेके कह रहे हो कि भाई जो है आंख निकाल लेंगे। ये यही कह रहे थे। मैं तुझे बड़ा दुर्भाग्य हुआ, खैर वो डॉक्टर तो दांत काटन के हैं, आंख काटे थे भाई, मगर वो उनकी मर्जी है ऐसी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान अत्याचार में भी इस आंदोलन में 700 शव वापिस आए। देश में अगर किसान अत्याचार में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, आज लूट खसूट हरियाणा के अंदर इस तरीके से अवैध खनन से लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ में हर हफ्ता हर महीना कोई ना कोई, ठीक बात है ना, कोई ना कोई खान ढहती है, अवैध खनन, किसी की जान जाती है, जान की भी परवाह नहीं। अवैध खनन से लेकर, खनन माफिया से लेकर शराब माफिया तक। और शराब माफिया तो इस सरकार पे इतना काबिज हो गया कि भाई कोरोना में भी नहीं छोड़ा। गलत तो नहीं कह रहा? कोरोना में भी ऐसी लूट खसूट, 6 बजे के बाद कोई रेडी वाला अपनी रेडी में दिख जाए तो उसका चालान, लेकिन शराब के ठेके खोलने की रात को अनलिमिटेड छूट, और उसके बाद उम्र भी घटा दी। रोजगार दे नहीं पा रहे भाई, जो है ना, रोजगार तो दे नहीं पा रहे। लेकिन और जब भारत सरकार ने लिख दिया कि पूरा देश बंद हो गया, पूरे देश के ठेके बंद हो गए, हरियाणा के ठेके बंद क्यों नहीं हो रहे? तो ठेके तो बंद कर दिए, लेकिन घर घर शराब पहुंचाने के लिए शराब के कारखाने हरियाणा के बंद नहीं हुए, और उन कारखाने की चाबी उन्हीं के पास थी जिनका चाबी निशान चुनाव के अंदर। 8 साल से एक कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगा नहीं, निवेश हुआ नहीं। और निवेश और नए प्रोजेक्ट की बात तो दूर की बात है, जो मेहनत से हमने प्रोजेक्ट मंजूर कराए थे, एक एक प्रोजेक्ट उठ के जाते रहे हरियाणा से। मगर दुख की बात ये, कोई बोलने भी नहीं खड़ा हुआ हरियाणा की तरफ से। बीजेपी के इस पार्टी में, सत्ता दल में ये जा रहे हैं प्रोजेक्ट, हरियाणा की अगली पीढ़ी को नुकसान होगा। रेल को तो इन शब्दों के साथ में और ज्यादा लंबी बात न करते हुए, अनेक को बातें हैं, एमपी साहब हमारे बीच में हैं, वो आपसे सारा विस्तार से सारी बातें रखेंगे। मैं तो आपका सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे कभी भी कोई बात हो, आज बहुत समस्या की बात है। जो पानी से नुकसान किसान का हुआ, बारिश से नुकसान किसान का हुआ, पहली फसल बर्बाद हो गई, दूसरी बोई नहीं गई, और उसके ऊपर राजनीति होने लग रही। ऐसे बुरे बुरे वक्त आए, फ्लड आई है, बाढ़ आई है जबरदस्त, कई फुट पानी पूरे हल्के में खड़ा हो गया, लेकिन हमने मेहनत करके, लगन करके एक एक फूट हमेशा बुआया है, एक एक फूट। बता भी छुट्टी मनाता है हफ्ते में 2 दिन, लेकिन इस नौजवान ने 365 दिन लगातार कार्य करके इस इलाके की शान बढ़ाई है। आज हमारे बीच में आप सबके भाई साथी आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबकी तरफ से इनके लिए शुभकामनाएं भी करता हूं, और बड़ा होने के नाते से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में और भी ज्यादा मजबूती के साथ इस प्रदेश और इलाके की सेवा निरंतर करते रहे, और हम सब मिलजुल करके हर तरह से, कोई छोटी मोटी आपस की बात होती है उनको बुला करके, उनको छोड़ करके, एक मन और एक आत्मा से अपना भाई अपना बेटा मान करके हर प्रकार से आशीर्वाद देकर इनको हर तरह से आगे बढ़ने की। थोड़ा सा शक होता था जिस वक्त दीपेंद्र पहली बार हमारे बीच में आए और राजनीति में पदार्पण किया, हम सब ये सोचते थे कि भाई दीपेंद्र अभी शायद इस बात को ठीक ढंग से ना निभा सके,
क्योंकि यहाँ का रहन सहन भी दूसरा, पढ़ाई लिखाई भी सारी विदेशों की, और फिर एकदम से यहां पर आकर के जो आप सबके आशीर्वाद से जो जिम्मेदारी दीपेंद्र के कंधों पर डाली, जो ग्रुप इंडिया को खींचे जा रहा था ना सारा सबके में, उस ढंग से इस नौजवान ने कभी जुआ पीछे नहीं होने दिया। इतनी मेहनत, इतनी लगन, सुबह उठ करके चल देना, रात को पता नहीं किस टाइम घर पहुंचना, और अगले दिन फिर उठ कर। अब मैं एक चीज हमारे बहादुर विधायक के बारे में सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनियो। ये बहुत पुराना और इतिहास। भाई सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान कैसा लगा इस कार्यक्रम में आगे? बहुत शानदार, लोगों का उत्साह, उमंग और लोगों का जो डेरे के प्रति आस्था है जी, वो देख के बहुत खुशी हुई। सर नंदलाल चौहान आजमगढ़ क्या हाल है? ठीक ठाक जी सर जी, मिलते हैं, अभी आता हूँ आपके। सर बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी का ईमानदारी, मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में आगे लेकर जाती है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को योगी जी ने धरातल पर लागू किया और उसका सीधा लाभ देखने को मिल रहा है, और योगी जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार किया जी, गुंडाराज माफिया राज मुक्त करने का काम किया, वो अपने आप में दिखाता है कि लोगों का विश्वास मोदी जी योगी जी पर है। क्योंकि जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण जी, ये गरीब कल्याण के लिए जो मोदी योगी जी ने काम किया है, उसी का लाभ इस पूरे चुनाव में मिल रहा है। और पंजाब में भी अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। हमारी सीटें 2 थी, 2 हैं, और तब हैं जब हमारा सहयोगी दल पहले जो 40 साल से थे वो छोड़ कर गए, उसके बावजूद भी हमने शानदार वहाँ पर काम किया है, और 2027 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद आपका। देखते रहिए उजाला आज तक। अनिल कुमार के साथ कुश्ती देख के आ रहा हूँ वापस। ठाकुर सर, मैं नेशनल टीवी से राहुल शर्मा कार्ड दे दिए सर। कुश्ती कार्ड सर, कार्ड चाहिए। हाँ कार्ड रखता हूँ। अरे सर, मंत्री जी सर विजिटिंग कर खींचो भाई, मैं तो देख ही रहा हूँ। आ जाओ। करवाइए भाई, एक का फैसला हो गया, एक बराबर नहीं है। सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, श्री मनीष ग्रोवर जी, आनंद कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष राहुल राणा जी, आदरणीय भाई अरविंद शर्मा जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय भाई मनीष ग्रोवर जी, हमारे यूथ बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व में रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, युवा मोर्चा के जुझारू प्रदेशाध्यक्ष भाई राहुल राणा जी, आदरणीय सतीश जी, आदरणीय अनंत कौशिक जी, यहां पर उपस्थित आयोजन समिति के सभी आदर के योग्य मेरे भाइयों और रोडों के कोने कोने से आए हुए खेल प्रेमियों और मेरे प्रिय खिलाड़ियों, ये दंगल का समय है।
भाषण ना आप सुनना चाहते ना मेरी कोई ज्यादा इच्छा है करने की, लेकिन हाँ जी मेरा नाम सत्यवान है जी। जी सोंडोना गांव का हूँ जी। मैं चमारिया में मेरे रिश्तेदार है, वो वहाँ आ रहा था मिलने के लिए। वो खड़ा था सड़क में, ये संख्या गाड़ी का नुकसान हो गया। 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा है जी। तो आप देख रहे हैं इस पानी की वजह से लोगों को कितना समस्या हो रही है। इनकी गाड़ी का चिमटा टूट गया है, समय भी बर्बाद हुआ और पैसे की बर्बादी होगी, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। देख सकते हैं आप लोग कैसे परेशान हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये देखो लोग आ रहे हैं, इनको बैंक से पैसे निकलवाने हैं और पानी के अंदर से होकर इनको गुजरना पड़ रहा है। लोगों को देख रहे हैं आप, कितनी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भाई चमारिया का बोलो भाई कतारा थोड़ा चल रहा है भाई, काम परेशान हो रहा है। थोड़ी देखी यार पूछाड़ी भाई बार का भी चला हुआ भी देखी हो रहे हैं भाई। राज में बंदा ला रहा क्या पानी की परेशानी हो रही, ना नाला की सफाई हो रही है, नाला ऊपर का डांगर बंद है, ना इन्हें खोलने देंगे, ना तो मानदा ना क्यों सुविधा मानते भाई। ये 5-4 आदमी भाई पूरा गाँव का लखा रिहाई होगी कि भाई कमर कमर सुनवाई होनी चाहिए सरकार में। इस तरह रोड रोक रहा क्या जाऊँगी निगाह है भाई, पानी आ रहा है चमक समस्या। नमस्कार जी, उजाला आज तक की टीम इस समय मौजूद है पंचायत विभाग के दफ्तर में और बात करते हैं यहाँ पर अधिकारी से। जी सर। मैं राजपाल चहल बीडीपीओ रोहतक। कल काफ़ी समस्या आई थी पानी को लेकर के चमारिया गांव में। वहाँ पर 2 तरीके की समस्या है कि एक तो जो भारी वाहन हैं वो टोल बचाने के चक्कर में चमारिया से होकर के निकलते हैं, जिसके कारण जो शुरुआती गांव में घुसने से पहले पीडब्ल्यूडी का रोड है उसको लेवल लोग इन भारी व्हीकल्स की वजह से खराब हो गया है। दूसरा, वहाँ से जो पानी निकासी होती थी पहले, वो गांव के लोग अपने निजी खेतों में यूज कर लेते थे। अब चूंकि मौसम बदला है, बारिश का भी अनसीजनल शेड्यूल शुरू हुआ है, उसकी वजह से कुछ लोगों ने जो पानी अपने खेतों में चलाते थे, किन्हीं कारणों से जो स्थानीय भी हो सकते हैं, उस पानी की निकासी को बंद कर दिया उधर। और चूंकि उस साइड में पीडब्ल्यूडी का नाला है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ग्राम पंचायत के पास कोई जमीन पंचायती उपलब्ध नहीं है, इसलिए कल हमने गांव का दौरा किया और उसमें ये पाया कि हम बगैर किसी विभाग पर थोपे अपना जो लेवल है ये इसका पीडब्ल्यूडी का, इसका लेवल भी जोड़ की तरफ करते, जिसके लिए हमने आज मौके पर जेई श्री मोहन गौतम और एसडीओ पंचायती राज श्री रामनिवास जी को डेप्यूट किया है। वो टोटल सर्वेरी मशीन लेकर के गांव में पहुंच चुके हैं, जो वहां पर उसका लेवल लेंगे, निकासी एक जगह उसकी। तो ये काम कब तक हो जाएगा सर? इस पानी की निकासी तो मैं सोचता हूँ आज या मैक्सिमम कल तक, क्योंकि पानी धीरे धीरे उतरता, चढ़ता जल्दी, क्योंकि लोगों ने बहुत भारी तादाद में चमारिया गांव में सबमर्सिबल लगा रखे, जो अनाप शनाप चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। तो उस तरफ भी हमारा ध्यान है, देखेंगे उस समस्या को भी। तो थोड़ा सा लोगों को सहयोग करना चाहिए कि पानी का थोड़ा सा सूझबूझ से इस्तेमाल करना चाहिए। अननेसेसरी का पानी रिसोर्स है, इसको अननेसेसरी बहाना नहीं चाहिए। और अगर गांव सहयोग करेगा, गांववासी,
तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसको सुलझाया ना जा सके। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम जल्दी इस समस्या का एक स्थायी समाधान उपलब्ध करवा दें। धन्यवाद। आज सुबह जींद से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन रोहतक पर रुककर चलने लगी तो एक महिला उम्र करीब 35 वर्ष चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। जो ही वो ट्रेन में चलती में चढ़ी तो उसका पैर फिसल गया। हमारे बलवान सिंह सब इंस्पेक्टर ड्यूटी ऑफिसर मौका पर मौजूद थे। उन्होंने तुरंत भागकर उस लड़की को पकड़ लिया, अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की को ट्रेन से बाहर निकाला। अगर ये उसको नहीं पकड़ते तो ट्रेन के नीचे आके उनकी मौत हो सकती थी। यह बलवान सिंह सब इंस्पेक्टर का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके बाद दोपहर को एक मालगाड़ी रोहतक से दिल्ली की तरफ जा रही थी। अचानक एक मोर मालगाड़ी से टकरा गया और वह मोर इंजन में फंसकर मौका पर ही मर गया। इस सूचना पर रेलवे अधिकारी मौका पर पहुंचे। मोर को सम्मानपूर्वक बाहर निकाला गया। मोर को सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाया गया राष्ट्रीय झंडे के साथ। राष्ट्रीय झंडे के साथ हमारे राष्ट्रीय झंडे के में लपेट के और उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। मोर को पूरा सम्मान दिया गया। आपका नाम सर? नरेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर परमंडल थाना GRP रोहतक। ओके सर, थैंक यू। बलवान सिंह जी। मैं बलवान सिंह, सब इंस्पेक्टर GRP रोहतक। आज मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए थाने में ड्यूटी अफसर लगी थी। तो मैं रेलवे स्टेशन रोहतक पर चेकिंग के लिए निकला था। रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ी 04424 जाखल दिल्ली पैसेंजर आकर चलने वाली थी। तो चलती ट्रेन में एक लड़की दिल्ली पैसेंजर जो बहादुरगढ़ नौकरी करती है, चलती ट्रेन में चढ़ने लगी। तो मुझे एकदम आभास हुआ कि ये लड़की कहीं गिरने जाए। तो मैं थोड़ा आगे हुआ। उस लड़की ने गाड़ी के खिड़की के डंडे पकड़ लिए लेकिन चढ़ शुरू कर दो आगे वाह, एक का सेकंड तो आवा है। मैंने भागकर उसी टाइम उस लड़की के दोनों हाथ पकड़े और फटते ही एकदम बाहर उसको निकाला। उस लड़की की जान बच गई। अगर मैं मौके पर सक्रिय नहीं होता तो उस लड़की की जान चली जाती। आप अपनी जान की परवाह नहीं की? आपने? मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। ट्रेन में आप भी अगर छोड़ती तो क्या होता? अगर मैं छोड़ देता वो लड़की नीचे ट्रेन के नीचे चली जाती और मेरा भी गोटा प्लेटफॉर्म पर लग गया। मेरी पैंट फट गई गोटे से। तो मैंने अपनी जान की परवाह की। लड़की की जान बचानी जरूरी समझी। उस लड़की को मैंने बचा लिया और लड़की बिल्कुल सुरक्षित है। अपनी ड्यूटी पर दिल्ली से बहादुरगढ़ चली गई। और मोर वाला क्या मामला था? मोर वाला आज पैसे ये मालगाड़ी दिन में रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। तो ड्राइवर ने सूचना दी एक भाई इंजन में आगे एक मोर फंसा हुआ है। तो हम मौके पर फटाफट में पहुंचा। SS रेलवे स्टेशन रोहतक मौके पर बुलाया और इंस्पेक्टर हेल्थ रेलवे का अपनी टीम को लेकर आया। तो उस राष्ट्रीय सम्मान के साथ मोर को निकालकर तिरंगे झंडे में सम्मानित करके उसको हमने दफनाया गया। ओके। महिला पुलिस थाना ये अम्बेडकर चौक आप देख सकते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जाम बढ़ता जा रहा है और व्हीकलों में लोग आ रहे हैं।
ये दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और ये सब के सब परिजन और उसके नाइबर्स हैं, जानकार हैं। क्या नाम था जिसकी डेड बॉडी के मामले में जाम हो रहा है? हमारा भाई था। नाम बता, नाम भाई था, देवेंद्र नाम था। डॉक्टर थे? देवेंद्र नाम था। डॉक्टर थे, पढ़ाई सारी होनी थी क्लियर है, ठीक है। हाँ, और बना बुझे पोस्टमार्टम करवा दिया, उसका साइन करवाए थे बयान के नाम के। बयान है या रिपोर्ट है तारी, पोस्टमार्टम करवा दिया, धोखे थे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया, पछे थे रुपये कार्य है सारा। ये सरेआम आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है, ये धोखे से साइन कराए गए, आप देख सकते हैं। नाम क्या था डॉक्टर साहब जो एक्सपायर हुए हैं? देवेंद्र नाम था। देवेंद्र डॉक्टर डिग्री की हुई है उन्होंने। और ये अभी लोग आने लग रहे हैं और ये अम्बेडकर चौक पर लगाया गया है जाम। जाम किस लिए लगा रखा है? पीजे ने हमारे जैसे हॉस्पिटल था ना, वहाँ पे इन्होंने शाम को हमारे पास सुना कि आपके भाई का सुसाइड हो गया। देख के तो नहीं लग रहा था सुसाइड है। आज इन्होंने क्या किया, जो पोस्टमार्टम था ना, हमसे बिना पूछे कर दिया, धोखे से हमसे साइन करवाए। ये पोस्टमार्टम हम अभी नहीं करवाते, बाद में करवाएंगे, पहले हमने फैसला कर दो। इनने हमारे पीछे तो पोस्टमार्टम करा दिया, हमारे तक बिना हमने इंसाफ किए। याद हो पीजे यार गलती में थे। आपका क्या लगता था वो जो मेरा दिया परिजन आज उसके साथ परिजन है? हाँ जी, भाई है। आप देख रहे हैं आज जो उजाला तक दिखा रहा है लाइव, ये जो परिजन है, इनके जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम इनके बगैर कहे कर दिया और उसके बाद साइन उन्होंने तो आ रहे बहका के कराए। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? मेरा नाम नहीं बताना था। चलो कोई बात नहीं, गाँव को साइन ले रखे उन्होंने। इंसाफ दो तभी हाथ उठाएंगे, नाम ना करते। जाम बढ़ेगा घट्टा को ना। कहाँ से था ये लड़का? रोहतक का ही है। रोहतक का ही है? हाँ, पीजीआई का स्टूडेंट है, तो बीडीएस डॉक्टर था, बीडीएस का रखी पीजीआई। हाँ, और पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। आप कहेंगे कुछ? जी मैडम। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता दानिया, डिप्टी सिविल सर्जन रोहतक, इसको डिप्टी सीएमओ भी कहते हैं। मेरे साथ बैंक फ्रॉड हुआ है, जो कि मुझे 23 या 24 फरवरी को पता चला, जब आदित्य बिरला वालों का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई जो है अपना आपने लोन लिया हुआ है और आपने लोन नहीं भरा। तो मैंने उनको कहा कि मैंने लोन लिया ही नहीं, तो मैं भरूं कैसे? तो वो कहने लगे नहीं आपने लोन लिया है। मैं कहा नहीं लिया। तो उन्होंने बताया कि जो है आप कलावती हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैंने उनको मना कर दिया कि कलावती हॉस्पिटल में मैं काम नहीं करती, मैं डिप्टी सीएमओ रोहतक हूँ और मैं जो है जब से मेरी जॉब है, मेरी जॉब सारी रोहतक की ही है, जो कि पहले खरावड़ में थी, उसके बाद सेक्टर 14 की डिस्पेंसरी में आई और फिर मैं डिप्टी सिविल सर्जन बन गई। अब जो उन्होंने मुझे बताया कि आप कलावती हॉस्पिटल में काम करते हो एज ए नर्सिंग सुप्रीडेंट, जबकि मैं डिप्टी सिविल सर्जन रोहतक हूँ। तो मैंने उनको बहुत विश्वास दिलाया कि नहीं मैं नहीं हूँ, तो वो नहीं माने। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की, मेरे हस्बैंड का नंबर लिया और उनसे बात की, उन्होंने भी यही जवाब दिया। फिर वो चुप हो गए, उन्होंने ज़्यादा फ़ोन मेरे को नहीं किए। उसके बाद जो है 2 बंदे मेरे पास आए, जो कि सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 14 के थे, सीमा एलटी व अनिल, डॉक्टर अनिल जो है वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, डॉक्टर सीमा वहीं पर है और डॉक्टर पूर्णिमा, इन सब के साथ भी बैंक फ्रॉड हुआ है। डॉक्टर सीमा एंड डॉक्टर अनिल मेरे पास आए, जिन्होंने बताया कि मैडम हमारे साथ बैंक फ्रॉड हुआ है और आपके पास भी हुआ है, क्योंकि हमने सिविल स्कोर निकलवाया है और उसमें पता चला है कि आपके साथ भी हुआ बैंक फ्रॉड और हमारे साथ भी हुआ है। इसको लेकर हम एक्सिस बैंक गए। एक्सिस बैंक से पता चला कि भाई हाँ बैंक लोन ले रखा है। मुझे बाकी बैंकों का पता नहीं था कि कौन से बैंक से लोन लिया गया है। फिर मैंने अपना सिविल स्कोर निकलवाया, जिससे मुझे पता चला कि मेरा जो है 1,76,00,000 का लोन है, जो अलग अलग बैंकों से है। मेरे सिविल स्कोर में बैंकों का पता नहीं चला, लेकिन अमाउंट का मुझे पता चल गया। फिर मैंने डॉक्टर अनिल ने और सीमा ने हमने अलग अलग FIR लॉन्च करवाई एसपी ऑफिस रोहतक में, जिससे
कि जो है हमारा ये क्लियर हो जाए कि ये लोन हमने नहीं लिया हुआ है, हमने एफआईआर लॉन्च करा दी। उसी दिन शाम को आईसीआईसी बैंक से मेरे पास फोन आया कि मैडम आपने लोन ले रखा है और आप लोन नहीं भर रहे। तो मैंने उनको कहा जी सर मैंने अपना लोन नहीं ले रखा है और जो है ये लोन किसी और ने लिया हुआ है, इसके अगेंस्ट हमने एफआईआर लॉन्च करा दी है। मैंने उनको जो है एफआईआर की कॉपी भेज दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उनका फोन आया मेरे पास कि मैडम आप लोन भरिए, आपने लोन ले रखा है। मैंने उनको पोलाइटली बात की, वो मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे थे, जबकि मैंने उनको पोलाइटली बात करके ये बताया कि ये लोन मैंने नहीं लिया हुआ, ये लेडी मैं नहीं हूँ जिसने लोन लिया हुआ है। तो अब उनका बार बार में मेरे पास फोन आ रहा है कि आप लोन भरिए, जबकि मैंने लोन लिया ही नहीं हुआ। मेरा आईडी और आधार कार्ड कहीं ना कहीं से ऑनलाइन चोरी हुआ है और मेरी फोटो डीपी से चुराई गई है, जो कि इसमें यूज की गई है और मैंने नहीं लिया हुआ। आज मेरे पास कोटक महिंद्रा का फोन आया, कोटक महिंद्रा, जिसने बताया कि मैंने 2 लाख का लोन ले रखा है और मैंने क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है, जबकि मेरा तो सिर्फ एक ही बैंक में अकाउंट है, वो है एसबीआई मेन ब्रांच। वह इसी की ब्रांच है जो मेडिकल कॉलेज, उसमें मैंने एसबीआई से में मेरा अकाउंट है, लेकिन बाकी किसी जगह पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है। और मेरे पास डिफरेंट बैंक से फ़ोन आ रहे हैं जिससे कि मेरे को मेंटल हरासमेंट हो रही है कि मैंने लोन ले रखा है, मैंने लोन नहीं लिया। उस मेंटल हरासमेंट को बचने के लिए मेरी एसपी से रिक्वेस्ट है कि जो हमने कंप्लेन दी है उस पे एक्शन किया जाए, ताकि जो है लोन लेने वाले पकड़े जाए और हमारी हरासमेंट बच जाए। थैंक यू। और बाद में पूरे भारत में हिजाब का विवाद फैला है। यह देश का संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष, तो उसमें किसी मजहब के शरीयत के आधार पर आग्रह की बात गलत है। क्या अमेरिका में मुस्लिम छात्र अमेरिका के यूनिवर्सिटी के कैंपस में या इंग्लैंड यूरोप के कैंपस में हिजाब का आग्रह रखते हैं? नहीं रख रहे। फ्रांस में तो सार्वजनिक स्थान पर भी हिजाब पर प्रतिबंध है। तो धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान की धारा 25 से 28 अन्वय मुसलमानों को हिंदुओं से डबल अधिकार चाहिए, मानी धर्मनिरपेक्ष देश का विशेष अधिकार चाहिए, और हिजाब का शरीयत का इस्लामिक राज्य खड़ा करने का दबाव करना, यह भारत को अफगानिस्तान बनाने का प्रयास है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून का ऑर्डिनेंस लाकर शरीयत और हिजाब पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध लगा दिया जाए और उनके कारण एक हर्ष नाम के युवक की हत्या कर्नाटक में, यह सभी देश के हिंदुओं के लिए सावधानी है कि आज कर्नाटक में किसी का बेटा हर्ष 20 साल के बाद आपका पोता हर्ष का यही बेहाल हो सकता है। हमारे पोते हर्ष को 20-30 साल के बाद यह स्थिति में नहीं देखना है, तो हिंदुओं को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और डॉक्टर प्रवीण भाई के नेतृत्व में लोकतांत्रिक पद्धति से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हिजाब की विवाद में हिजाब के समर्थन में कौन रहे। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया है। भारत के लगभग 20 लाख भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं। उनमें बहुत बड़े मेडिकल MBBS की पढ़ाई के लिए गए
छात्र छात्राएं हैं, मैं जिनको व्यक्तिगत जानता हूं, पढ़ने गए ऐसे भी छात्र छात्राएं यूक्रेन में हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि तत्काल वह सबको मुफ्त में टिकट के पैसे लिए बिना भारत लाया जाए। 10 दिन से युद्ध की चर्चा चल रही है और 1 सप्ताह पहले अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि रसिया की सेना यूक्रेन में हमला करेगी। तो 20,000 भारतीय और छात्रों को 1 सप्ताह पहले लाने का काम होना चाहिए था, नहीं लाया गया है। वो दुखद और चिंताजनक है, क्योंकि आगे यूक्रेन की स्थिति और वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है और युद्ध मिसाइल के हमले के कारण मोबाइल और इंटरनेट संपर्क भी बहुत बड़ी मात्रा में बाधित हो रहे हैं। इसलिए भारत सरकार तत्काल ये छात्रों को लाने का काम करे और भारत के प्रधानमंत्री ने रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है, तो पुतिन को 2-4 घंटा युद्ध रुकवाने की बात करके उस समय में हमारे सभी छात्रों को यूक्रेन से विमानों से लाने के लिए भारत के सभी विमानों को वहां भेज देना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में फंसा हुआ भारतीय, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की केंद्र सरकार की है। मैं आशा रखता हूं कि केंद्र सरकार अगले 48 घंटों में रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके 5-7-8 घंटों का युद्ध विराम करवा के भारतीय छात्रों को लाने का काम पूरा करेगी। साथ में परिचय कराया, कल से आप भी कर लीजिए फेसबुक लाइव। रामानंद जी, दोनों प्रांत के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संगठन मंत्री है, तो यह चेहरा दिखा दो। ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। और बाकी सब स्थानिक यहाँ के बंधु है। मैं मेरी बात करता हूँ, डाइनी और है और भीलवाड़ा राजस्थान से है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पूरे देश के राष्ट्र। हम आज यहाँ गोहाना में तीर्थ राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला सोनीपत के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। द कश्मीर फाइल्स में जो यहाँ पर आज फिल्म दिखाई गई है बड़ौदा चौक पे, सिमता चौक पे, जो उसमें क्या दर्शाया गया, क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। राणा साहब, आपने आज हमें निमंत्रण दिया पत्रकारों को और उसमें अन्य लोग भी थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने मुझे भी फिल्म लगी तो इसमें हमने अभी सभी कार्यकर्ताओं के साथ भी फिल्म देखी और कल हमने मन बनाया कि हम अपने पत्रकार और मीडिया के जो बंधु हैं उनके साथ जरूर इस फिल्म को देखें। और क्योंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग है, एक सटम है मीडिया, और उसको उनके साथ देखने से उनकी विचारों का आदान प्रदान होता है। और जो फिल्म में दर्शाया गया, मैं एक कहूँगा जो कश्मीरी पंडितों ने जो साहस दिखाया, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने वहाँ से आना मुनासिब समझा, उन्होंने अपनी जगह को छोड़ना समझा। ये साहस की बात है, क्योंकि अपना घर जो पैतृक जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ पाल पोषण होता है, बड़े होते हैं, उसको छोड़ने को। इसी मुद्दे के साथ है कि मुद्दा पहले गरमाया है जो दलितों के उत्पीड़न पर एक मूव नाइट और दूसरे अन्य कई तरह के प्रदर्शन किए और एक मूवी भी आई। नहीं, मेरे को इस मूवी का पता नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी मूवी। मैंने तो आज कश्मीरी फाइल देखी, पहले देखी, और ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दा था
जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35A को हटाकर दोबारा कश्मीर खंड राणा साहब को उस मूल के बारे में नहीं मालूम जो दूसरे समुदायों पर जो उत्पन्न हुए उनके बारे में, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जब वो फिल्म आई नहीं तो देखने को उसको रिलीज नहीं किया गया। तो मेरे तो आप इस फिल्म से संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो पूरे देशवासियों से, भारतवासियों से, मैं देशवासियों सबसे अपील करूँगा कि एक बार अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस फिल्म को जरूर देखें। अच्छी फिल्म है और जो हमारे साथ घटनाएँ घटी हैं वो ऐसी घटना ना घटे इसके लिए तैयार रहने के लिए, समझदारी समझे या उसे सतर्क रहने के लिए जरूर देखें इस फिल्म को एक बार से। देखते रहिए उजाला तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देवराज के साथ कैमरामैन अनिल। बहुत हम आज यहाँ सेक्टर 6 के बाग में बैठे हैं जहाँ 20 वर्ष से पहले हमारे मित्र रहे हैं जयंत भाई, जो आंदोलनकारी रहे हैं और हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में आंदोलनों का सहयोग करते रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे आज एक्सक्लूसिव। सर, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 20 वर्ष हो गए आपने और हम भी देख रहे हैं अपने भाई को, लगातार आप इस प्रयास में हैं और हम भी पत्रकारिता में 26 वर्ष हो गए मेरे को। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज जो हालात हैं बेरोज़गारी के और जो हरियाणा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोज़गारी और ये जिस तरह से सरकारें अपनी तरफ से जो राग अलाप रही हैं, उन विषयों पे आप प्रकाश डालिएगा। क्या है कि पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि हरियाणा के अंदर तो इतने मुद्दे हैं कि आप गिनते गिनते ख़त्म, मतलब आंगली तो हो ही जाए कम टाइम ख़त्म। देखो, हरियाणा के अंदर मैं ये चीज़ आज से नहीं बहुत दिन पहले से कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बिल्कुल, अब इसने सरकार मानो चाहे मत मानो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आज हरियाणा सरकार तो हालांकि कहते हैं, खट्टर साहब कहते हैं कि नहीं 5-4 लाख हैं बेरोजगार। मैं तो कहूँ चलो 5-4 लाख है तो न ला दे, बाकी मैं ये कह रहा हूँ 25 से 30 लाख बेरोजगार हरियाणा के अंदर हैं। अब 25 से 30 लाख जो बेरोजगार हरियाणा के हैं वो क्या करते हैं भाई साहब, अब जब रोजगार मिलता नहीं है तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है और उसके बाद क्या हुआ है, अब वो नशा करें, फिर नशा कर लिया, नशा बुराइयों की तरफ जाता है। हाँ, फिर वो नशा करेगा, नशा करने के बाद फिर वो क्राइम करेगा, थाने में जाएगा, केस होगा, फिर वो जेल में जाओगा। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि आपको ये, मैं हर जगह ही, मैं तो जहाँ पे भी जाके बात करता हूँ, ये 2-3 चीज़ हैं। आज हरियाणा के अंदर आप कहाँ आपके साथ कब लूटमार हो जाए, कब गोली चाल जाए, कब क्या हो जाए, आपको पता है, जो स्थिति खराब है। आज आप कहीं पे भी नशा लो, कहीं से भी नशा ले लो, कितना है नशा ले लो। बेरोजगारी पे बुरे हालात हैं, लेकिन इस पे क्या कहेंगे जो जगह जगह आंगनवाड़ी वर्कर, अभी इधर से ये एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, उनका भी आमरण चला हुआ पंचकुला में, और इसी तरह से बहुत सारे ये नहीं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो जैसे ड्राइंग टीचर थी, PTI थी, वो हटाए, कह रहे हैं अभी कोर्ट ने हटाए, चलो हटा दिए कोर्ट ने। सरकार ने उनको ये कहा, कमिट कराया था उनको कि भाई हम जो है ना आपका चूल्हा बंद नहीं होने देंगे। अब वो जो चूल्हा बंद नहीं होने देंगे, वो चूल्हा दे ठा ले आई सरकार, बंद किया उनका चूल्हा ठा लिया, ये तो पहले की है। फिर इसके बाद अभी जो है करीब 50,000 हमारी माताएं बहनें सड़क पे बैठी हैं। इतने ज़्यादा थे वे जब भी सड़क पे बैठी थी, उनने 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन करते हुए। आंगनवाड़ी 50,000 करीब है, आशा वर्कर हैं, वे बेचारी घर घर घूम घूम कर लोगों की सेवाई तो करें, के रुपये दें, उन्होंने चाह के कर दिया। अगुवाई सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया, वे सड़कों पर हैं। और सड़क पर अगर कोई है तो उससे सरकार बात करके क्यों बैठा हुआ है, उनने इतने दिन तक सड़क पर। एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर, सारे बेचारे पढ़े लिखे PhD हैं, वे उड़ा मरण पे बैठे हैं, वे उड़ा मरण तैयार बैठे। तो सरकार के खिलाफ जब आंदोलन होता है तो सरकार को सुननी चाहिए, कोई सुनना ना तो कौन है ना भाई। अगर वो नाजायज मांग कर रहे हैं तो वो भी बता दो, सरकार ये कहोगे ये नाजायज मांग कर रहे हैं, वो कहे ना, कोई लॉजिक तो देके कहे भाई। अगर कोई सरकार बताए तो सरकार, अब सरकार कहती है कि अभी मैं मुख्यमंत्री साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ, बोले हमने तो 10 लाख तो इतनी नौकरी दे दी, 10 आदमी इनाम तो देते, उन 10 लाख का मतलब 10 ही दे दे भाई। आप ये बताओ, बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं, आपकी नौकरियों में हर भर्ती में गड़बड़, करोड़ों रुपए आपके बोर्ड में मिलते हैं,
तो फिर जब वो इतने रुपए बोर्ड में मिल रहे हैं और इतना गदर माच रहा है और फिर आप कहते हो ईमानदारी से, वो तो था गए जब मेरा पार्टी तो भीतर है तो सेटिंग करा रहे। अच्छा, विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे आजकल? क्या विपक्ष तो डरा रखा भाई साहब, मैं विपक्ष माल खा रहा है, ये जो माल खा रहा है वो थोड़ी बोला सरकार के खिलाफ, वो तो डरे उड़ो हैं। इनके कोई सा जितने भी नेता हैं सारे विपक्ष के, बता दो सबके ऊपर ईडी CBI अटरम सटरम है, ये बोलते को ना बेचारे डर जा हैं अगर यार इतना माल खा रखा है, इस माल नहीं काट लेंगे तो फिर फायदा क्या है। ये अपने दौरे कुछ है को ना, अपने दौरे होता तो फिर आप अभी और लट मारा है। तो आज के दिन हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े इशू हैं, टॉपिक हैं। ये तो मैंने आपको लेटेस्ट बताए हैं। प्राइवेट जो अपने ये गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन गलात मारा है। ये PTI ड्राइंग टीचर, एक्सटेंशन लेक्चर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वाले, ये जो कर्मचारी आवाज़ उठाए। एक बात बताऊँ मैं, जैसे मैंने इस बारे में पता पहले भी करा था। अब जैसे कर्मचारी, अब कोई सरकारी कर्मचारी है कह रहे हैं कि यार इन 20-30 साल नौकरी करी फिर इनकी पेंशन बंद करो। एक MLA MP बना है, 5 साल बना है, उसकी क्या तक बंद करते फिर? अगर उससे घाटा होता है, अगर कर्मचारियों को पैसा देने से घाटा होता है सरकार को, तो मेरे को एक बात बता दो, MLA MP जो बने हैं जैब बने हैं उससे उस हिसाब से बट जाए इनकी पेंशन है तो उन पेंशन देने तो नहीं घाटा होता, उनकी भी बंद कर दो। क्या प्रॉब्लम? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। MP MLA की भी पेंशन बंद करो, अरे सरकारी कर रखी तो ठीक है फिर। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो बुढ़ापे में जरूरत है यार सब कहेंगे, बुढ़ापे में कोई शासन नहीं किया है उस टाइम यह सरकार खुल के चौधरी देवलाल ने 100 रुपये महीना मानदेय किया था, बुजुर्गों का मान सम्मान किया। हाँ, उसमें कोई जाति पाति या कोई आर्थिक बेस नहीं था। हाँ, बहुत बढ़िया। और इस सरकार ने यहाँ पर बताया, अब किया है लागू इन्होंने कि भाई जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है या कोई दूसरी पेंशन ले रहा है उसको ये चौधरी देवलाल की मानदेय की बात थी। नहीं देखो, जो संपन्न लोग हैं उनको पेंशन की जरूरत नहीं है, संपन्न की जरूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई संपन्न है या किसी भी तरह से, तो मेरे ख्याल में उसका स्वाभिमान ये कहता है कि वैसे नहीं लेनी चाहिए, सीधी बात, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन जो जरूरतमंद है वो एक भी नहीं कटना चाहिए ना, उनमें से कटे, उसमें तो जो कटे हैं वो गलत है ना। कि मेहनत रंग ले आए और आप इस पोजीशन में आ जाओ तो आप युवाओं को संदेश देना है कि आप क्या करना हैं। मैं किससे कोई पोजीशन में मिलने ना, मेरी कोई इच्छा है। सोशल संदेश नहीं, मेरा सोशल संदेश यही है कि भाई देखो, अपनी लड़ाई खुद अपने दम पर लड़ी जा रहा है, दूसरे के दम पर कुछ कोई फायदा नहीं। ये यूक्रेन में देख लिया ना, वो जो ये नाटो पाटो वाले, ये नाटो सारे नाट लिए ना, सारे अमेरिका पे बैठे थे। वो बोला यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पास से कोई पाया ना, उसकी दही तड़वा दी यूक्रेन की, हैं उसकी दही तड़वा गए। अरे तो ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए हर चीज़ के लिए लागू हुई है। ये एक युद्ध है और इस युद्ध में ये साफ दिख रहा है, आप अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ो अगर लड़नी है तो, नहीं तो अपने गुजारा कर लो अपने 2 रोटी चटनी खा के, कोई प्रॉब्लम नहीं, फालतू उसमें ज़रूरत है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा, मुद्दा चीज़ का जो भी है, मेरा अपना ये मानना है कि किसी का भी कोई भी हो, भी मान लो ये पे आंगनवाड़ी है वो लड़ रही है लड़ाई, तो फिर हमारे से भी जितनी हेल्प पोस्ट है कर सकें। एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, आशा वर्कर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट पे जो अपने कर्मचारी हैं। अब पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी पहले भी आंदोलन कराए, नकीबी कम है। अब उन सबको उनको आगे आना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, जिसका इशू है उसको आगे आना पड़ेगा, उसके साथ दूसरे लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। मेरा काम तो इतना ही है भाई साहब, मेरा जो अनुभव है, मैं जितनी जिसकी आवाज़ उठा सकता हूँ मैं उठा सकूँ। मैं कोई घना बड्डा इतना बड्डा था ना, घना बड्डा चौधरी ना, मैं घना बड्डा ठेकेदार और ना मैं इतना बड्डा आदमी, अगर मेरे कहे तो कोई चीज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है, मैं जिसा भी हूँ उनके लिए। अब जैसे मेरे पास आए थे ये स्कूल, प्राइवेट स्कूलों वाले जो गैर मान्यता प्राप्त है, अब उसमें मतलब 1.5-2 लाख आदमी काम करें उन स्कूलों में, ये तुम रोजगार दे नहीं सकते यार, उनका भी कुछ ही रहे। जिसका जो चल रहा है, कोरोना वैसे था, वे क्या करते, उसमें लाखों 2-4 लाख बालक तो पढ़ना ही है उन स्कूलों में भी, उनकी भी इसी तिशी कर दी। तब ने अरे बिनू कहेगा महीने बंद करवाओगे, तो सरकार को ये देखना चाहिए कम से कम यार, ये आपातकाल है। आपातकाल तो है, हेल्थ इमरजेंसी थी ना जी, तो ये हेल्थ इमरजेंसी में जिसका काम चल रहा था उसका का नाश हो गया यार, बिल्कुल है। मत काटो, ये सही है। आप मतलब एक टेक्निकल फॉल्ट देखा है और क्या मैं करके एटर्म सेटम करके उसकी काटो, वो तो गलत है ना, वो गलत, वो नहीं काटना चाहिए ना। और फिर संपन्नता का आधार
वो संपन्नता का आधार तुम एक आम आदमी, एक आम बुजुर्ग है, उसके ऊपर लगा रहे हो, तो वो एमएलए पे भी तो लाओ। आप बुढ़ा की पेंशन काटो, ये चीज देखने सुनो ना, आप बुजुर्ग की पेंशन काटो हो कि ये तो इस क्राइटेरिया में नहीं आता, इसकी पेंशन काट दी जाए। काट दी भाई तुमने, मान ली भाई, चलो थारी ये मानना है। क्या वो बुजुर्ग पेंशन का कंपैरिजन उस एमएलए से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। उस तक करो, क्यों नहीं करना चाहिए? उस तक भी तो करो। उसकी क्या पेंशन दे रखी है, वो भी तो सरकार है। ये बेबाक नवीन जैन, बेबाक नवीन जैन जो 20 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आंदोलनों में सभी के सहयोग में खड़े होते हैं, उन्होंने हरियाणा के जो हालात बताए हैं इस समय जो लेटेस्ट है, वो 2-4 पॉइंटों पे बात हुई है। फिर कभी देखेंगे चलते चलते चीफ एडिटर डॉक्टर देराज के साथ, सभी देशवासियों के साथ और प्रदेशवासियों के साथ, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार। हम यहाँ खरावड़ गांव जो रोहतक जिला का एक विशेष गांव है, जो बाईपास के पास यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RST का जो कार्यक्रम है, उसके तहत आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा TNBRST की तरफ से। हम उनसे बात करते हैं। अधिकारी जी यहाँ पहुँचे हैं हमारे पास। सर, आज जो कार्यक्रम है, अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए और आज क्या कर रहे हैं यहाँ, कार्यक्रम क्या रहेगा? मैं प्रदीप कुमार गंभीर, स्टेट डायरेक्टर फॉर RSTs हरियाणा। आज का जो कार्यक्रम है एक आइकॉनिक वीक हमारे देश ने मनाने की कही। जो पूरा देश भारतवर्ष है एक आइकॉनिक वीक मना रहा है महिलाओं के उत्थान के प्रति समर्पित होकर के। आज 8 तारीख है, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो भारतवर्ष ने 7 तारीख से 13 तारीख तक एक सप्ताह मनाने का संकल्प लिया है और इसमें हम महिलाओं को जो स्वयं रोजगार से प्रेरित होकर हमारी RSTs जो बनी हुई हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसे कि हम ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं, जो इनसे ट्रेनिंग लेकर के जिन्होंने अपना स्वयं रोजगार शुरू किया उनको प्रोत्साहन देने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तथा उनको ये भी दरख्वास्त की जाएगी, ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप समाज में जो खुशबू आपने हमारे ट्रेनिंग में लेकर के इकट्ठी की है और जिससे आप स्वावलंबी बनी हैं, जिससे आप में एक आत्मबल बढ़ा है, आप अपने परिवार की इज्जत बना रहे हैं, अपने समाज की इज्जत बना रही हैं, आप औरों को भी खुशबू कितने वर्षों से आपके ये बैंक की तरफ से व्यवस्था स्थापित की गई है? ये जो RSTs की स्थापना है 2008 से स्टार्ट हुई थी, पर इससे पहले रूटसेट था एक संस्थान जो कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और एक कुल मिला के प्रोत्साहित करते हैं आपके बैंक की तरफ से। और स्वरोजगार पे आप लोग इसको अनुदान वगैरह पे या लोन वगैरह का प्रावधान है कोई? हाँ जी बिल्कुल। जो भी हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर सर्टिफाइड होते हैं, उनको बाकायदा जिनको लोन की ज़रूरत है उनको हम लोन की व्यवस्था कराते हैं हर एक बैंकों से, और सस्ते दामों पर लोन की व्यवस्था की जाती है। और 10 लाख तक कोई गारंटी की, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इवन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख तक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना गारंटी के लोन मिलता है। वेरी गुड। हाँ जी, ये भारत सरकार की पहले तो 50,000 रुपये भी लोन के चक्कर में BPL के समूह बने बहुत सारे। हमारे देखिए मुद्रा योजना जो कोई सुविधाएं नहीं थी, उसमें गारंटी मांग लेते थे, उनको लोन नहीं मिलता था, वो घर पे जाते थे। अभी देश के प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना का जो स्थापना की, उसमें 50,000 तक शिशु और 5 लाख तक किशोर और तरुण और 10 लाख तक किशोर के नाम से स्कीम्स निकाली हुई हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी, बिना किसी सिक्योरिटी के उपलब्ध किया जाता है। और हम ये कोशिश करते हैं, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक से सभी बैंक जो हैं इस RSTs के अंडर आते हैं, और इनके ऊपर एक हमने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है हमारा, जो सभी बैंकों को कोऑर्डिनेट करता है। सभी बैंकों से कोऑर्डिनेट करके जिस भी परीक्षार्थी का जिस भी बैंक में खाता है उसी बैंक से भी लोन हो सकता है। अगर किसी का कोई खाता नहीं है तो हम उनको अपने बैंक में खाता खुलवा करके वहाँ पर लोन की व्यवस्था करवाते हैं। ओके सर, मैं बताना चाहूँगा आज का जो कार्यक्रम है, जो महिला पर प्रोत्साहित करने के लिए उनके आयोजक PNB की तरफ से जो यहाँ पर उसको जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे बात करते हैं।
मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं निदेशक हूँ PNB RCC श्रावण में। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, वो हमारी महिलाएं जो हमने जिनको ट्रेनिंग दी है, 2 डिफरेंट बैच हैं। एक गांव आसन में हमने बैच चलाया और एक हमने गढ़ी सावला में बैच चलाया। उनका हम वेल्डिक्शन का सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम रखा हुआ है। उसमें हमारे चीफ गेस्ट SDR सर, स्टेट डायरेक्टर फॉर RCC श्री PK गंभीर जी, श्री संजीव कुमार रूपड़ जी जो जोनल मैनेजर हैं जोनल ऑफिस गुड़गांव से, और श्री नरेश कुमार गर्ग जी जो हमारे सर्कल हेड हैं अपने रोहतक से। ये सामने गरिमा में उपस्थित यहाँ रखी। और इसके बाद इन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए भी संदेश दिया, जिसमें पौधारोपण का कार्यक्रम भी सामने रखा। देखते रहिए उजाला। नमस्कार।
अमरनाथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे हरियाणा में कल युवा सम्मेलन करके शहीदी दिवस मनाने जा रहा है। देश पर कुर्बान होने वाले हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को मेरा रंग दी बसंती चोला जो है गीत गा करके उनको नमन करेगा, उनके बलिदान दिवस को याद करेगा। हर एक मंडल में, पूरे हरियाणा में हर एक मंडल में ये सम्मेलन किए जाएंगे, जिसमें पूरे युवा जो अपने देशभक्ति के गीत गा करके और सिर पे शहीदों वाली पगड़ी बांध करके इस सम्मेलनों में शामिल होंगे और ये संदेश देंगे कि आज हम जो आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं वो इन वीरों की, इन बलिदानियों की वजह से है। और इसमें बच्चा हरियाणा का उसको पता होना चाहिए कि भाई इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है और ये हमारे लिए हमेशा पूजनीय है। और जो है कल रंग दे बसंती चोला पूरे हरियाणा में हर एक गली गली में इसकी गूंज रहेगी और हर एक व्यक्ति तक ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भाई शहीदों को जो है नमन करके, और पूरी भाजपा, हर एक किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, महिला मोर्चा, पूरी भाजपा इसमें जो है बड़े मजबूत तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। सभी मंडलों में जो है सूचना, और इसमें सभी जो नव मतदाता जो 2024 में वोट डालेगा वो युवा साथी भी इसमें जुड़ेंगे। सभी से संपर्क जो है युवा मोर्चा ने किया है और कल हरियाणा में एक भव्य कार्यक्रम करके शहीदों को याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा करेगा। और हर एक किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, महिला मोर्चा, पूरी भाजपा इसमें जो है बड़े मजबूत तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। सभी मंडलों में जो है सूचना, और इसमें सभी जो नव मतदाता जो 2024 में वोट डालेगा वो युवा साथी भी इसमें जुड़ेंगे। सभी से संपर्क जो है युवा मोर्चा ने किया है और कल हरियाणा में एक भव्य कार्यक्रम करके शहीदों को याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा करेगा। रोहतक में 13 के 13 मंडलों में सुबह 7 बजे अग्रसेन मंडल में, और 9 बजे जो है मंगलसेन मंडल में, 10 बजे अपने सूरसेन मंडल में, 11 बजे सांपला मंडल और 12 बजे गौकर्ण मंडल, 1 बजे जो है इसमें कलानौर मंडल, 2 बजे में बहुबरपुर मंडल और 3 बजे लाखन माजरा मंडल, 4 बजे जसिया मंडल, 5 बजे जो है आखिरी कार्यक्रम मैं मंडल में होगा। उसमें मैं जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते सभी मंडलों में मैं जो है कार्यक्रमों में रहूँगा। ये देखो हमारी फैकल्टीज हैं, फिर हमने डोमेन्स की ट्रेनिंग जो इस काम की स्पेशल ट्रेनिंग है। हम यहाँ पीएनबी में जो खराड़ गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम है उस पर चीफ गेस्ट जो आए हैं हम उनसे बात करते हैं। सर, आप अपने डिजिग्नेशन और नाम के साथ हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या कार्यक्रम रहेगा। मैं संजीव धूपर, यहाँ पे जोनल हेड गुड़गांव जोन है जिसमें ये 6 सर्कल्स आते हैं और ये रोहतक सर्कल भी उसमें है।
तो आज यहाँ पे हम लोग, मैं और हमारे जो सर्कल हेड हैं मिस्टर गर्ग, हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये महिलाओं का ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जूट बैग्स के ऊपर इनका ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हम इनके जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। अच्छा, दूसरा सर, आज ये जो महिला दिवस पे आपने जो बताया, आपने पीएनबी की तरफ से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें महिलाओं को किस तरह से लाभ मिलेंगे? देखिए, इसमें एक तो जो सफल इसमें जो रहेंगी, पार्टिसिपेंट्स रहेंगी, उनको हम जो है सम्मानित करेंगे। और अदरवाइज़ ये कार्यक्रम का जो है मकसद ही यही है कि इनको अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए इस कार्यक्रम के बाद इस तरह के और भी बहुत कार्यक्रम यहाँ, ये जो हमारी आरसेटी है, ये वन ऑफ द बेस्ट आरसेटीज़ है, बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है। और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद काफ़ी महिलाओं ने अपना खुद का काम या उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी मिले हैं। पीएनबी में लगभग कितने साल से ये काम शुरू किया है जो स्वरोजगार पाया जाए, जो महिलाओं के लिए आप बेनिफिट दे रही है पीएनबी की तरफ से? कितने वर्षों से? देखिए, अलग अलग तरह के कार्यक्रम ये बहुत शुरू से ही ये चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ये वाला जो हमारा ये वाला जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें अभी ये कुछ साल पहले ही यहाँ पे आया है। उससे पहले ये रोहतक से ही ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलता था। तो इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। सर्कल प्रबंधक हैं गर्ग साहब, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज आप पूरी टीम के साथ है, अपने चीफ गेस्टों के साथ है, अपनी महिलाओं के लिए शामिल होने में बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके ऊपर जो हमारी आरसीटी ने प्रोग्राम आयोजित किया है महिलाओं के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, रोजगार के लिए भी हमारा बैंक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्कीम्स चलाता रहा है और हम चलाते रहेंगे। अब जो यहाँ पे अब जो हमारी एक नई स्कीम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसमें भी बहुत महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको भी ट्रेनिंग यहाँ आरसीटी में दी जा रही है, ताकि उसमें भी वो बैंकिंग से रिलेटेड जो काम है, जो गाँव के गरीब वंचित लोग हैं, उनका काम कर सकें। उससे उनको भी काफ़ी अच्छी आमदनी भी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि जो ये प्रोग्राम भी देखें और भी महिलाएं इसके साथ जुड़ें और ये थोड़ी सक्सेसफुल। देखते रहिए उजाला आज तक। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ आए पूजा तने तो बहुत बढ़िया दुकान कर ली, बहुत बढ़िया डिजाइन कर बनाने लगी, सीखे तेरी रोटी लगी। आए बेबे मंदार सिटी सेंटर से सिलाई सीखी थी, वहाँ इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे हैं, वहाँ के टीचर जो भी हैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे हैं। और वहाँ पर सबसे बढ़िया बात है, खाना पीना रेंट की सुविधा भी, जो भी फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी दी जा रही हैं। और उसके अलावा जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें डिप्लोमा भी दिया जाता है, उसके आधार पर हम लोन ले सकते हैं। अरे वो 15 साल से 45 साल के बीच ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे मन में भी खराब है, मैं आइए नंबर दिए और मेरी बहू है उसका भी नाम लिखवाइए। ठीक है बेबे, आप जो अपने आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो ले लिए और वहाँ चली जाइए और बिजली बोर्ड के साइड में एक पीले रंग की बिल्डिंग है, वहाँ पहुँच जाइए। 1 भी रुपया चार्जेस नहीं लगता। और कितने गांव में सेंटर चलाए हुए आपने? हमारा सेंटर तो खरावड़ में है सर, पूरी रोहतक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी हमारे ऊपर। आप कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट रोहतक के, तो आपके क्राउड के माध्यम से कितने गांव में सेंटर होंगे? सर हमारे सेंटर गांव में नहीं होते सर, रिक्वेस्ट पे हम करवाते हैं, जैसे मैडम की रिक्वेस्ट पे हम या कोई और। ये पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा प्रायोजित कार्यक्रम कर रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, पहले एक अवेस्ट हो चुका था सिस्टम, जो घाघरे के रूप में 52 गज का घाघरा होता था, जिसका वजन भी होता था, महिलाएं बड़ी पेटी की पेटी कहलाती थी, वो चलती थी, उनका वजन बहुत ज़्यादा होता था और 52 गज का कहलाता था। लेकिन आज की महिलाएं सिर्फ सिंपल बाउंडकली में
बहाना है, लेकिन उसकी प्लेटें हो जाती हैं। इस तरह से उसके रूप में भी उनको सिखाया जाता है और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम, और ये पंजाब नगर की कोऑर्डिनेटर मैडम आई हैं, इन्होंने भी मिथिलेश मैम के साथ मिलकर के इन महिलाओं को सपोर्ट किया है। मैं बात करता हूँ आपसे, आपका शुभ नाम मैम? मैं सुनीता हूँ मदीना से और घर पे रहती हूँ। आप आज आए यहाँ किसी, हम आसन गाँव में यहाँ नेमवाल चौपाल में आके खड़े हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है मिथिलेश मैडम के नेतृत्व में। और ये कार्यक्रम जो है यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए है, जिसमें बच्चियों को, बहुओं को और बुजुर्ग महिलाओं को भी यहाँ पर अवेयरनेस के लिए तैयार किया जाता है। हम जानना चाहेंगे मिथिलेश मैम, आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्या सोच के कर रहे हैं? सर, मैं जिन परिस्थितियों से निकल के आई हूँ, मतलब मैंने अपने जीवन में जन्म से लेकर परिवार, एक आम किसान की बेटी हूँ, शादी हो गया, एक आम परिवार में आई, उसके बाद जो विषम परिस्थितियाँ मैं छुपाऊंगी, उन संघर्षों से निकल के आई हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मतलब एक पड़ाव ऐसा आ गया था, इतनी ड्रिंक करने लग गए थे, मतलब बच्चों तक मोह खत्म हो गया था। तो उसी चीज़ से जब मैं उन चीज़ों से सर्वाइव करके आई हूँ, पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए मैंने वो चीज़ें झेली हैं, तो गाँव में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, परिवार के साथ जब मैं उस जीत को हासिल कर सकती हूँ, अपने परिवार में बदलाव ला सकती हूँ, उस बदलाव की मुहिम तक मुझे हर घर तक पहुँचानी है। इनका खोया हुआ व्यक्तित्व, इनका वजूद, जो पीजी होने के बाद, वेल क्वालिफाइड पर्सन होने के बाद भी ये महिला इतनी परेशान रह सकती है, उसके जहन में ये आया कि मैं महिलाओं को जागरूक करूँ। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर सामाजिक क्षेत्रों से महिलाएं आई हुई हैं और मैं जॉब भी करती हूँ, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टाफ की मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं समाज में महिलाओं को कैसे हम सक्षम हो करें, वो अपने पैरों पे काम कर सकें, और महिलाओं का जो आज हमारा जो पालन पोषण है या कुछ घरों में कोई दिखते हैं, उन चीज़ों को भी लेकर के हम काम करना चाह रहे हैं कि जो आज हमारे बीच में है, बेटी और बेटे के बीच में अंतर ना हो। हम हर चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन जो संस्कार है, जो आज टूटते हुए परिवार है, उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसे की किसी के पास कोई कमी। ऊपर की बात आई है पैसा। पैसा ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है। यहाँ पर अवेयरनेस जीके के साथ होती है, जनरल नॉलेज के साथ होती है, और वो बच्चे के साथ भी हो सकता है और बड़े के साथ भी हो सकता है। ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि मैडम हुड्डा ये सोशल क्षेत्र से काम कर रही है और यहाँ आज इनका मनोबल बढ़ाने के लिए मिथिलेश मैडम ने इनको बुलाया और यहाँ पर इनको जागरूक करने के लिए समय दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा देश दुनिया को, जो देख रहे हैं लोग, मुझे मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में दो शक्तियाँ हैं, अमेरिका और रसिया, लेकिन पैसा, ताकत, सारी चीज़ें हैं। इंसानियत और महिलाओं को मान सम्मान केवल भारत देश में सबसे ज़्यादा जाता है। हम दूसरी महिला से बात करेंगे। मैम, सर, मैं PNBR सिटी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और सर मेरा एक ही मकसद आपको है, दुनिया देख रही है, उधर बात कीजिए। सर मेरा एक ही मकसद है कि मैं मेरे कॉन्टेक्ट में जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबको आत्मनिर्भर बना पाऊँ और हर एक महिला को मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इतना मतलब कि कंपटीशन बढ़ चुका है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, एक के कमाने से काम नहीं चलता भाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंकी देवी है जी। किस संस्था से आए हैं? मैं PNBR सिटी की कोऑर्डिनेटर हूँ, PNBR सिटी खराब से आई। क्या काम करता है आपका PNB? हमारा PNBR सिटी महिलाओं और पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। बोलिए, लोग देख रहे हैं आपको, तो अपने नाम के साथ बोलिए। मेरा नाम ज्योति है और हम अपनी हेल्थ के बारे में ये लेडीज को करना चाहते हैं कि वो अपना खुद से ध्यान रखें, और जो हमारा जो सेंटर खुला हुआ है उसके बारे में उनको सैनिटरी पैड पे और उनका हेल्थ के बारे में उनको हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का एक ऐसा सिस्टम है जो आजकल तो स्कूलों में भी लागू कर दिया है, सैनिटरी पैड का, और जो बच्चों को दिया जाता है उनको नॉलेज दी जाती है ताकि वो उनको परेशानी या किसी प्रकार से वो महसूस ना कर सके हम सुरक्षित नहीं है। हम बात करेंगे आज इन बच्चों के साथ जो यहाँ पर महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम बताइएगा? पूजा। कितने दिन से आ रहे हैं आप सेंटर में? 3 महीने से। क्या सीखा आपने यहाँ? मैंने यहाँ सूट, सलवार, पैंट। ये कार्यक्रम किसने चलाया? ये मिथिलेश मैडम ने। क्या लगती है आपकी? वो मैडम है, आपके गांव की बहू है, पढ़ी लिखी है, हाँ, जागरूक होने के लिए आपने क्या सीखा बच्चे? मैंने सिलाई सीखी, मेरा नाम शोभा है। कुछ लगता है कि आपका मन खुश है इस सेंटर में? बहुत खुश हूँ, मुझे सब कुछ आने लगा धीरे धीरे। सब कुछ में क्या?
जैसे सूट सलवार पैंट प्लाजो कुर्ता पजामा। सर अर्बन स्टेट में एसएसजी के ग्रुप चलाते हैं और आज हम आए हैं। हमने एक मुहिम, अपना नाम भी बताइए लोगों को। रीना नाम है सर। हमने एक मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सेव वुमेन सेव इन्वायरमेंट। आजकल लेडीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट है कि लेडीज़ें अपनी इतनी हेजिटेशन है कि वो हर किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाती। आप देखिएगा यहाँ पर इनके जो वक्तव्य है इसमें ये निकल के आता है, मोरल जो ये है कि महिला को एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है और बेटियां होना अपने आप में कलंक समझा जाता है इस देश में। लेकिन यहाँ इस देश में वो भी लोग हैं जो बेटियों को अपना स्वाभिमान मानते हैं और आत्मसम्मान मानते हैं और वो लोग सम्मान देते हैं। इस तरह की ये अर्बन स्टेट से महिलाएं आई हैं और इसी विषय पे इनको जागरूक करें। आप में मेरा नाम रविता है और मैं भाली गांव से हूँ। मैं लेडीजों को सशक्त बनाने के लिए उनको कढ़ाई बुनाई का काम सिखाती हूँ ताकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो गांव में अनपढ़ हैं और वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती और उनके घर भी ऐसे हैं जो उनको बहुत सुनना पड़ता है, न्याय सहना करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ वो महिला आगे बढ़े और अपना काम शुरू करे। महिलाओं को जागरूक करने का जज्बा। और हम बात करते हैं क्या सीखा भाई। मेरा नाम करीना है और मैंने यहाँ बहुत सी सारी चीज़ें सीखी है जैसे सर्कल प्लाजो पैंट प्लाजो और सिंपल सूट सलवार दामन और जो ये नई चीज़ में। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। मैंने यहाँ पे जैसे सिलाई तो सीखी है, उसके साथ अपना व्यवहार जैसे स्वभाव उसके ये बात यहाँ पर सीखने के साथ साथ व्यवहार भी सीख रहे हैं और लोगों के साथ किस तरह से जीना है, अपने परिवार में किस तरह से रहना है, ये आचार विचार की बात है। आप यहाँ मेरा नाम पूजा है। यहाँ पे सिलाई के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर होने की भी प्रेरणा दी जाती है और हमारे व्यवहार में बहुत सारा चेंज आया है। ये रियलिटी है। हम मिथिलेश मैडम का और अपनी मैडमों का दिल से धन्यवाद करते हैं। मिथिलेश मैडम तो वाह लूट रही हैं और हमारे माइक को पकड़ लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। क्या कह रहे थे आप? मेरा नाम खुशिया, मैं आसन गाँव की लड़की हूँ और मैं 0 से आई थी, मुझे कुछ नहीं आता। आसन गाँव की बहुओं के साथ बेटियां भी यहाँ पर जागरूक हो रही हैं। आप नमस्कार, मेरा नाम सरिता है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। घर में मम्मी पापा मना नहीं करते? तुम चौपाट बता रहे हो? हाँ, मम्मी पापा मना करते थे बट उन्हें ये लगा कि लड़की कुछ कर रही है, इसलिए पापा ने। जब घर से लेके गली तक से यहाँ आते हो, रास्ते में कोई किसी प्रकार की बकवास नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा, पापा खुद ही आते मेरे को छोड़ने। हाँ, बुजुर्ग महिलाएं हैं। हाँ जी, आप बताओ आज ये जो हो रहा है, बच्चे खुश हैं, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ जी, मेरी सीखने के लिए बढ़िया। फिर आप लोग खाना करने रहे होगे फ्री कार्यक्रम मेरा नाम सीमा है। मैं यहाँ सिलाई। दोबारा बोलिए। मेरा नाम सीमा है। मैं यहाँ सिलाई के साथ व्यवहार, एक दूसरे के साथ मेल जोल, बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखी है जो मैंने पहले सुना भी नहीं था सर। व्यवहार की बातें सीख रहे हैं यहाँ। मेरा नाम कीर्ति है और क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति है और कीर्ति। मैंने यहाँ सिलाई सीखी है और यहाँ आत्मविश्वास भी बढ़ा और हमारे आर्थिक। मम्मी आपको रोकती नहीं? नो, मेरे मम्मी नहीं रोकती। क्यों? मुझे वहाँ भेजती है। सबसे बड़ी दुश्मन तो माँ ही होती है। आर्थिक रूप से मजबूत बनूं इसलिए वो मुझे यहाँ पे भेजती है और मिथिलेश मैडम के साथ और भी महिलाएं जुड़ी। मैं बताना चाहूँगा महिला शक्ति कैसे कमजोर हुई। सबसे पहले बेटी जब गेट से बाहर काके ताऊ, हमारे हरियाणा की भाषा में जो बोलते हैं, चाचा ताऊओं के घर जब बेटी चली जाती है तो तुरंत सबसे पहले उसकी माँ ये बोलती है कि छोरी कित गई। देखी जैसे पता नहीं कहां गई। माँ सबसे पहले बदनाम करना शुरू करती है। लेकिन आसन गांव इस बात के लिए एक उदाहरण बन गया है। मिथिलेश मैम ने जिस तरीके से इस गांव को जागरूक किया, उन्होंने अपनी परिस्थितियों को हालातों को ध्यान में रखते हुए कि ताकि मेरी तरह की बेटी और बहू को परेशानी न उठाने। मिथिलेश मैडम के नेतृत्व में इसमें आने में बाधा आई? हाँ सर, आई। मेरे घर वाला ऐसे बोले कि वहाँ तो फालतू में अंडर ना लिया। मेरी सासू ने फिर मेरा साथ दिया, इस बात में मैं उसकी कम हूँ। आपकी सास ने साथ दिया तब आप यहाँ आए? हाँ। आपके ससुर जी ने साथ नहीं दिया? ससुर नहीं है। अच्छा। सास ने बोली अब तो अपने आपका तो पियर कौन सा है? रोहतक। रोहतक कौन सी जगह है? गुहाना अड्डा। गुहाना अड्डा। और आप यहाँ आसन में बैठा है। हाँ। ओके। हाँ बच्चों, अब आपसे बात करते हैं हम यहाँ जानना चाहेंगे। 2-3 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी हालात जो परिवार की हैं
जो बड़ी ग्रीवेंसेस से निकल करके आई हैं, समस्याओं से जूझती हुई। अब हम जानना चाहेंगे क्या समस्या है बच्चे। आप अपने नाम के साथ बात कीजिए। मेरा नाम सोनिका है सर, मैं आसन गांव की लड़की हूँ। मेरी कुछ परिस्थितियों के कारण पढ़ाई रुक गई थी, जो कि मेरे पापा है नहीं, मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। मेरी मम्मी ने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों भाई नहीं है? भाई है मेरे। बड़े हैं छोटे? मेरे से तो बड़े हैं मेरे भाई। मेरे भाई ने शादीशुदा हैं? नहीं सर। तो उन्होंने मदद नहीं की? मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके हमें बड़ा किया है, और मेरे भाई ने मेरे को JBT भी करवाई है। जैसी उसकी परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग उसने मुझको पढ़ाया है, और फिर मैं आगे बढ़ना चाहती थी। मैं खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ कि मैं खुद कुछ बन के दिखाऊं। अभी आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर कोई सपोर्ट मिल जाए सरकार से या गैर सरकारी, अब मैं अपना तो क्या करना चाहिए? हाँ, कि मैंने सिलाई सीखी है, मेरे को RCT सेंटर ने इस काबिल बना दिया है आज के दिन कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकती हूँ। आज मैं इतनी सशक्त हो। आफ्टर ग्रेजुएशन की है? Yes, sir. तो आप उस एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए क्या दिमाग में था पहले और अब क्या है, क्या बनना? पहले सर मेरे बनना क्या दिमाग चाहते थे, क्या बन गए? पहले सर मेरे दिमाग में यही था कि मैं पढ़ लिख के मैं जॉब, मेरा दिल्ली पुलिस का सपना था, जो कि कारणवशों से चलो पूरा नहीं हो पाया। तो दुरुस्त हो गया। अब क्या सपना है? अब मैंने यहाँ आके सिलाई सीखी है और मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ। अब मैं अपना सिलाई के अकॉर्डिंग इस सेंटर के माध्यम से मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अब नौकरी की कोई उम्मीद नहीं? मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँगी। गुड। हाँ बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ सिलाई सेंटर में आती हूँ सिलाई सीखने के लिए। मतलब मेरे पापा की इतनी बजट नहीं है मेरे पापा का कि वो मेरे को आगे बढ़ा दें। क्या करते हैं पापा? मतलब मोटरों का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन है? हाँ जी। मतलब कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं। आप बड़े हैं छोटे हैं? सारा हम छोटे हैं। सारा हम छोटी है। बड़े कौन कौन हैं? मतलब 2 बहन थे, मुझसे बड़ी, उनकी शादी हो गई है, एक भाई की शादी हो गई है, और एक भाई है जो पढ़ता है, मतलब पापा के साथ मतलब काम करवाता है। क्या मन में है कि मैं क्या बन जाती अगर स्पोर्ट होता तो? अच्छा सर सच बताऊं तो मतलब मेरा सपना था हरियाणा पुलिस में लगने का। मतलब हरियाणा पुलिस में तो ठाडी छोरी लगे भाई। नहीं सर, अच्छा। इनके कास्ट के अकॉर्डिंग छूट मिलती है। मतलब उसकी मतलब पढ़ाई नहीं हुई इसलिए तो सपना तो। अगर अब तुम्हें सपोर्ट मिल जाए तो क्या तैयारी कर लोगे? जी सर बिल्कुल, मतलब घर भी थोड़ा बहुत करती हूँ ना। मतलब मैंने इसका फॉर्म फिल किया था हरियाणा पुलिस का, तो मैंने जो मेरी बहन है मतलब पड़ोस में है बहन, वो कोचिंग लेती थी। मतलब उसके और मेरे नंबर देखो ना सर, आप हैरान हो गए कि ये कोचिंग लेती थी और मैं कोचिंग नहीं लेती थी, उससे ज़्यादा नंबर है मेरे। इस तरह से जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और जिनकी अक्षमता होती है, उनके पास सपोर्ट नहीं होता, या तो पेरेंट्स की ग्रीवेंसेस होती हैं या खुद की इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होती है वो डाउन होती है, जिससे उनको आगे कदम बढ़ाने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तेज बोलिए दोबारा से। मेरा नाम सोनम है और मैंने BA की हुई है IC कॉलेज से, और मैं आगे बढ़ना चाहती, लेकिन मेरी पढ़ाई छुटवा दी गई। बोले कि अब क्या करें, लड़की हमारे घर के लड़कियों के बाद में थोड़ा कम वो करती है। फिर मैंने सोचा कि मैं आगे कुछ कर लूँ, तो घर वाले बोले कि नहीं बाहर नहीं जाना। फिर मैडम मिथिलेश मैडम की आया सेंटर आया, तो इसके माध्यम से मैंने यहाँ सिलाई सीखी, और सिलाई सीख कर मैं अपने मतलब मुझे अब ये विश्वास हो रहा है कि मैं सिलाई सीख कर अपना छोटा सा उद्योग खोलूँगी, और उद्योग खोल कर मैं औरों को भी सिखाऊँ। उद्योग में क्या करोगे, किस तरह का उद्योग खोलोगे? सिलाई मशीन का ही अच्छा, सिखाने का, मतलब सिखाने का और कपड़े बुनने और महिला को भी सिखाऊंगी, ताकि वे हमारी जितनी और भी बहनें हैं जो कमजोर है उनको भी साथ सकें। तो मेरा नाम पूजा, मैं आसन गांव की बहू हूँ, मड़ोदी गांव से की लड़की हूँ। मेरे हस्बैंड जो थे वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुके हैं, और मैं अब फ्री टाइम था जो मेरे पास में उसका यूज़ करके अपना सिलाई यहाँ पे सीखती हूँ। तो मेरे पास एक लड़की है 6 साल की, वो 1st क्लास में पढ़ती है। तो मिथिलेश मैम के साथ है आकर के आप लोग सक्षम हुए हैं आचार विचार और व्यवहार में। हाँ जी, और आगे आपका मनोबल बढ़ा। हाँ जी, सेफ्टी भी महिलाओं की यहाँ बहुत ध्यान रखी जाती है, और उसके अलावा सक्षम तो हम हुए हैं इंडिपेंडेंट। इस गांव की लोहो महिला, जिसको हम कर्मठ महिला, और ईमानदार, निष्ठावान और PG होने के बाद, वेल क्वालिफाइड होने के बाद यहाँ उन्होंने सत्यता प्रकट की है। ये कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल। ये बच्चे और ये इस गांव की दीवारें बोल रही हैं। आसन गांव की मिथिलेश हुडा, ओल्ड लेडी एंड गोल्ड लेडी। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार।